हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की केमिस्ट्री क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का आपका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मिल चुका है, जिसको मैंने आपको 2 पार्ट में दिया है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि आपका क्या क्या आपके टॉपिक थे। सबसे पहले हम लोगों ने जो भी छोटे मोटे इंट्रोडक्शन पॉइंट थे उसको देखा था। उसके बाद आपका मेटेलिक कंडक्टर और आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं उसको देखा था। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, एनोड और कैथोड में क्या डिफरेंसेस हैं, आपके आयंस क्या होते हैं, कटायंस क्या होते हैं, अनायंस क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो सीखा था। आपके जो है क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन सब के बारे में हमने अच्छे सीखा था। फिर मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद आपका जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी था जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेसिस था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने बताया था। उसके बाद हमने देखा था कि आपका जो आयनिक कंपाउंड होते हैं और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल है क्या, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था। और उसके बाद आपका आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंसेस हैं ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में ही बोला था, जो कि आपका फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। उसमें मैंने आपको बोला था कि इसका जो सेकंड पार्ट आएगा है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंसेप्चुअल इसको समझना है। तो इस वीडियो को आप लोग मिस जरूर मत कीजिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जब आपको आइडिया होगा तभी आप सही से बता पाओगे कि कटायंस, कौन सा कटायन कैथोड के पास जाएगा, कौन सा एनायंस एनोड के पास जाएगा, और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को शॉर्ट में ईसी सीरीज में हम लोग बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। Based on the ease with which atoms of metals lose electrons to form positively charged ions, the metals are arranged in a series known as the electrochemical series। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, मेटल्स का एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है। किस तरीके से अरेंज किया गया है, कौन सा मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। आपने पढ़ा है ना, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कौन सा मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, उस बेसिस पर मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज किया गया है ना। उसी का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि मिलता जुलता एक्टिविटी सीरीज के जैसा ही है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग रिएक्टिविटी के टर्म्स में बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा मेटल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, उस बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आया। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे जो कि बन सकता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो कटायंस पे भी है और आपका अनायंस के लिए भी है। तो आपको ये टर्म्स को अच्छे से समझ के रखना है, आपके जो सीक्वेंस उसको समझ के रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कटायंस कौन बनाएगा, मेटल्स बनाएगा। मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यानी वो नॉन मेटल से आपको अनायंस बनते हैं। समझ में आया। तो देखिए ये आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है जिसको आपको अच्छे से समझ के रखना है। देखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे के सारे हैं। ये कटायंस के फॉर्म में ही इसको हम लिखेंगे ना, ठीक ना। ओके, तो देखिए ये पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, आयरन आयन, निकल आयन, टीन आयन, लेड आयन, हाइड्रोजन आयन, कॉपर आयन, मरकरी आयन, सिल्वर आयन, आपका गोल्ड आयन और प्लेटिनम आयन, है ना। इसका लैटिन नेम से भी लोग याद रखते हैं इसको, जैसे इसको ऑरम बोला जाता है गोल्ड को, इसको अर्जेंटम बोला जाता है ना। आपका हाइड्रोजीरम हो गया, क्यूप्रस होता है, ठीक ना। ओके, एंड सो ऑन, ठीक है। प्लम्बम वगैरह होता है, स्टेनम होता है टीन का, लैटिन नेम से इसको हम लोग जनरली बोलते हैं।
अच्छा, आप देख सकते हैं जो कटायंस होते हैं उसको कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड। इसका मतलब कौन सा कटायन सबसे पहले आपका कैथोड के पास जाएगा और वहां पे जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या, डिस्चार्ज का मतलब है कि कैथोड के पास गया। अब मैं आपको फिर से देखो, कैथोड पर है नेगेटिव टर्मिनल, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है। और कैथोड के पास जाएगा कौन, कटायंस जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब कैथोड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो लेने के लिए कोई तो चाहिए, तो कटायंस जब कैथोड के पास जाता है तो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है, तो ही डिस्चार्ज हुआ। समझ रहे हैं ना? ओके, तो कटायंस जाकर के वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन का, तो डिस्चार्ज में इलेक्ट्रॉन लूज भी होगा और गेन भी होगा। अगर कटायंस कैथोड के पास जा रहा है तो वहां पर डिस्चार्ज का मतलब क्या हो, कटायंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। और अगर अनायन आपका एनोड के पास जा रहा है तो हम बोलते हैं कि वहां भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां पर अनायंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसको समझ के रखना है, समझ आया? चलिए देखिए, कटायंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अब इसमें से कौन सा, जैसे देखिए एक्टिविटी सीरीज में आपने क्या पढ़ा, जो जितना टॉप पर होता है उतना ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है, उसका रिएक्टिव उतना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। जो जितना नीचे होगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कटायन बनाएगा, उतना जल्दी वो कैथोड बनाएगा, मतलब कि आपके न्यूट्रल एटम होगा। तो देखिए लिखा हुआ है, एलिमेंट्स लोअर इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज मोर इजीली एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बिकॉज देयर कटायंस कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं ना? तो जो एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे के पोजीशन पर है वो उतना ही जल्दी कैथोड के पास जाकर डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसका कटायंस आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, ठीक ना? ओके, क्योंकि कटायंस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो अब ये लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो न्यूट्रल होगा। समझ रहे हैं ना? उसके बाद देखिए, अ मेटल विद अ हायर पोजीशन इन द सीरीज डिस्प्लेसेस वन विद अ लोअर पोजीशन। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ ये एक्टिव सीरीज से मिलता जुलता है। इसमें ये बताया गया कि जो मेटल आपके हायर पोजीशन पर है वो अपने नीचे वाले मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। समझ रहे हैं ना? ओके, जैसे जिंक, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जिंक, जिंक ये रहा और आपका सिल्वर ये रहा। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तो सिल्वर जिंक से नीचे है तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, सिल्वर पहले डिस्चार्ज होगा। लेकिन जब बात करते हैं मेटल को डिस्प्लेस करने की बारी आती है तो जिंक और सिल्वर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। समझ रहे हैं ना? उसी तरह से सोडियम की बात करें, सोडियम और कॉपर में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये कॉपर को तुरंत डिस्प्लेस कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो जिंक से जिंक आयन ये जो है बहुत तेजी से बनता है सिल्वर से सिल्वर आयन के कंपैरिजन में। उसी तरह से सोडियम से सोडियम आयन ये बहुत जल्दी से बनता है कॉपर से कॉपर आयन के कंपैरिजन में। समझ रहे हैं ना? तो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो आपका ऊपर में जो जितना ज्यादा होगा वो नीचे वाले को तुरंत डिस्प्लेस करेगा। लेकिन जब डिस्चार्ज की बात होगी तो जो सीरीज में सबसे नीचे का पोजीशन पर होगा वो उतना ही जल्दी डिस्चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा चीजों को समझ के रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनायंस की। तो अनायंस का देखिए आपके टोटल इतने अनायंस हैं, आपको याद रखना है। तो सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना? सबसे ज्यादा आपको रिएक्शन में देखने को मिलेगा यही क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन, कभी कभार सल्फेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक ना? ओके, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना ही रखना है। तो देखिए इसमें भी यहाँ क्या बोला है, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड। यहाँ पर एनोड की बात करेंगे। रीजन ये है क्योंकि हमने पढ़ा है अनायंस माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, कटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा अनायन जो है एनोड के पास पहले जाएगा ये भी आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, लोअर द पोजीशन ऑफ एन अनायन इन द सीरीज मोर इजीली इट गेट्स डिस्चार्ज एट एनोड। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अनायंस का है इसमें जिसका पोजीशन जितना नीचे होगा वो उतना जल्दी जाकर के एनोड पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, डिस्चार्ज का मतलब अनायंस के केस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा क्योंकि अनायंस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और अनायंस जाता है एनोड के पास। एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वहां पे क्या होगा, अनायंस जाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो जाकर के वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और खुद को न्यूट्रल बनाएगा। समझ में आ गया? तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर, जो कि है प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रोड्स पे कौन सा पहले आयंस का डिस्चार्ज होगा,
किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आपसे एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ये क्या होता है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, पहले इसको समझते हैं। देखिए, when two or more ions of the same charge are present in a solution of an electrolyte under identical conditions and are competing for discharge at the same electrode, one of them gets preferentially discharged. This is known as selective discharge of ions. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, इसमें ये बोला गया कि जब दो या दो से ज्यादा आयंस जिसका चार्ज सेम हो, चार्ज सेम का मतलब यानी कि दो कटायन हो या आपका दो से ज्यादा कटायन हो या फिर आपका दो अनायन हो या दो से ज्यादा अनायंस हो, ठीक ना। तो हमने क्या बोला, दो या दो से ज्यादा आयंस जिसका चार्ज क्या है, सेम है, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मौजूद है, ठीक ना। ओके, तो अब क्या होगा, उनमें कंपटीशन होगा कि कौन पहले जाके डिस्चार्ज होगा, है ना। दो कटायन है और दो अनायन है, ये हमें पता है कि दोनों कटायन कैथोड की ओर जाएगा, दोनों अनायन आपका एनोड की ओर जाएगा। बट दोनों कटायन में कौन सा कटायन पहले जाकर डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, दोनों अनायन में से कौन सा अनायन पहले जाकर डिस्चार्ज होगा एनोड पर, ये होता है आपका, इसी में कंपटीशन चलता है, ठीक ना। ओके, तो कोई एक तो प्रेफर किया जाएगा ना, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। समझ आया, फिर से बता, देखिए, जब दो या दो से ज्यादा आयंस जिसका चार्ज सेम है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मौजूद है ना, तो उनमें कंपटीशन होता है कि कौन जाके पहले डिस्चार्ज होगा आपका सेम इलेक्ट्रोड पर। सेम इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, कटायन से तो कैथोड के पास जाएगा और अनायन से तो आपके एनोड के पास ही जाएगा, चाहे वो कटायंस एक हो, दो से ज्यादा हो, उस अनायंस आपके दो हो, दो से ज्यादा हो। अगर कटायन से तो कैथोड के पास जाएगा, अनायन से तो एनोड के पास जाएगा, इसलिए सेम इलेक्ट्रोड बोला। तो उसमें से आपका जो है कोई एक ही जो है सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, इसी का नाम है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। समझ में आ गया। चलिए, अभी जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस है ये थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयंस का पोजीशन क्या है। पहला फैक्टर ये हो गया जिसके बारे में डिटेल में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकंड फैक्टर याद रखिएगा, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि पर्टिकुलर आयंस का कंसंट्रेशन कितना है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। यानी कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर एकाग्रता नहीं, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे अमाउंट, कितने नंबर ऑफ आयंस आपके मौजूद हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। उसके बाद नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, क्या इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट नेचर का है, उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट फैक्टर पे आ जाते हैं जो कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, एनी आयन lower in the electrochemical series gets discharged at the relevant electrode in preference to the those above it। इसका मतलब जब हमने बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर लिया, सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट मतलब क्या, तीन फैक्टर है दिए हुए, उसमें से हमको एक फैक्टर, फर्स्ट वाला फैक्टर को हमको प्रेफर देना है, तो बाकी दो फैक्टर कौन से होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मैंने कांस्टेंट कर दिया, है ना। इन दोनों को मैं यूज अभी नहीं करूंगा, बस इन दोनों फैक्टर को कांस्टेंट करने के बाद हम सिर्फ पोजीशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर वही बोला गया कि जब हम सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयन जो है आपका डिस्चार्ज होगा, है ना, कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार डिस्चार्ज होगा। तो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने पड़ा हुआ है, तो मैंने बताया था कि जो एलिमेंट आपके नीचे वाले पोजीशन पे है वो कैथोड पे सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। इट मींस अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन और कॉपर आयन, इनमें पहले कौन डिस्चार्ज होगा, तो कॉपर आयन का पोजीशन हाइड्रोजन आयन से क्या है, नीचे है ना, इसका मतलब कॉपर आयन पहले डिस्चार्ज होगा। सिमिलरली मान लीजिए जिंक आयन है और आपका टीन आयन है, तो जिंक और टीन की बात करें तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा, तो टीन पहले डिस्चार्ज होगा। रिएक्टिविटी की बात बोलते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, लेकिन जब डिस्चार्ज की बात होती है तो जिसका पोजीशन जितना ज्यादा नीचे वो पहले डिस्चार्ज होगा। समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग आते हैं एक एग्जांपल पर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आयनिक इक्वेशन लिखना होता है। तो कॉपर सल्फेट का जब आयनिक इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा Cu2 प्लस क्या हो जाएगा, SO42 माइनस। अब आपको पता है ये कटायन है और ये आपका अनायन है। कैसे पता करते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो कटायन, नेगेटिव चार्ज तो अनायन। ये वाटर का देखिए, जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो हाइड्रोजन आयन बना और आपका साथ में हाइड्रोजिल आयन बना।
अब इसमें कटायन कौन सा, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आपका अनायन है, तो कटायन हो गया Cu2+ और आपका H+ हो गया, अनायंस हो गया SO4 2- और आपका OH-। अब आप बताइए कि कैथोड के पास तो ये दोनों कटायन जाएगा, एनोड के पास तो ये दोनों अनायन जाएगा, लेकिन इन दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन पहले जाएगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन आयन और कॉपर आयन का पोजीशन देखिए, कॉपर आयन का पोजीशन हाइड्रोजन आयन के नीचे है, तो मैंने बोला भी है कि जिसका पोजीशन नीचे होगा वो पहले जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों में पहले जाकर डिस्चार्ज कौन होगा, पहले ये डिस्चार्ज होगा। समझ में आया? तो देखिए कैथोड पे कॉपर आयन गया। अब आपको मैंने बोला है कैथोड पे होता है रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कटायंस कैथोड के पास जाता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए। तो पहले से कॉपर आयन में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये कैथोड के पास जाएगा तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, गेन कर लेगा। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो न्यूट्रल कॉपर बन जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सब पूरा हो गया ना। ठीक है, अब एनोड की बात करें तो एनोड के पास कौन जाएगा, देखिए सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों में देखिए किसका पोजीशन नीचे, हाइड्रोजन आयन का पोजीशन नीचे है। तो जिस रेडिकल का, जिस अनायन का पोजीशन लोअर होगा वो पहले जाकर डिस्चार्ज होगा। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने जा रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये जब एनोड के पास जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वहां पे लूज कर देगा और लूज करके बनाएगा OH, OH बनाया। ऐसे और भी OH बनेंगे, तो फिर से एक OH दूसरे OH के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके बनाएगा H2O+O बनाएगा, और फिर ये O जो है अगेन दूसरे O के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। यानी एनोड पे जो प्रोडक्ट बना वो ऑक्सीजन बना, कैथोड पे जो प्रोडक्ट बना वो आपका कॉपर बना, जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो आपको समझना है। ठीक ना, तो यहाँ पर आयनिक इक्वेशन लिखना आना चाहिए, कटायंस कौन सा, अनायंस कौन सा, यह पहचानना आना चाहिए। ठीक ना, साथ ही साथ कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं सेकंड फैक्टर पर, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में किसी पर्टिकुलर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब यहाँ पर आयंस की जब बात करते हैं तो कटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे समझते जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स भी लेकर बताऊंगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर आपको था जिसका पोजीशन लोअर होगा, चाहे वो कटायंस हो चाहे एनायंस हो, वो पहले आपका डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पर, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर। समझ में आया? जैसे कटायंस है तो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, अनायंस आपका एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज अ मच हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन, then that ion will be discharged at the relevant electrode in preference to those ions which are lower in the electrochemical series but are present along with। चलिए समझिए इसका मतलब, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तो उस केस में जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो आयन जो है वो आपका रिलेवेंट इलेक्ट्रोड, मतलब जैसे मान लीजिए कटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो वो पर्टिकुलर कटायन जो है वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास ही जाएगा। और किसी अनायन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर अनायन जो है वो एनोड के पास जाएगा। ठीक ना, तो वो पहले आपका डिस्चार्ज होगा। ठीक ना, ओके, उन आयंस के कंपैरिजन में जिसका पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर है। समझ में आया? चलिए फिर से देखिए, हम लोग फिर एग्जांपल्स पर आते हैं। फिर से देखो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या बोला। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक ना, तो वो आयन जो है वो इलेक्ट्रोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा, पहले डिस्चार्ज होगा किसके कंपैरिजन में, उन आयंस के कंपैरिजन में जिसका पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भले ही लोअर है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छी समझ में आना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का ही। मैंने दो तरह का सॉल्यूशन लिया है, एक लिया है मैंने कॉन्क यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, और एक लेंगे डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड। अब आपको कॉन्क और डाइल्यूट का मतलब पहले बता दूं, कॉन्क सोडियम क्लोराइड है तो जाहिर सी बात इसमें जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, सॉल्वेंट आपका कम होगा। डाइल्यूट में आपका क्या होता है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम होता है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक ना, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्क और डाइल्यूट में आपका देखिए दोनों केस में वाटर ही ज्यादा होता है, लेकिन जो सॉल्यूट का परसेंटेज है ना
कॉन्क में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, डाइल्यूट के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए कि डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है तो वाटर दोनों में ज्यादा होगा, चाहे आपको कॉन्क हो चाहे आपका डाइल्यूट हो। लेकिन जब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तो कॉन्क में जो सॉल्यूट का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है और डाइल्यूट में सॉल्यूट का परसेंटेज कम होता है। समझ में आया? चलिए, तो डाइल्यूट और कॉन्क में कंफ्यूज नहीं होना है, तो जरा ध्यान से देखिए। जैसे हमने कॉन्क सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखते हैं मैंने आपको समझाया है। सोडियम क्लोराइड का जब आयनिक इक्वेशन लिखेंगे तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर तो होगा ही, तो वाटर जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजिल आयन देगा। अब ये देखिए कॉन्क है ना, तो कॉन्क है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इट मीन सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्लोराइड आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में ज्यादा है और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजिल आयन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए वो जाके पहले डिस्चार्ज होगा। बिल्कुल सही बात, डिस्चार्ज तो होगा लेकिन कुछ जगह छोड़ करके, समझ रहे हैं? तो चलो देखिए जरा ध्यान से। कैथोड पे अब देखिए ये दोनों कटायंस है, सोडियम आयन और आपका हाइड्रोजन, दोनों के दोनों कटायन है, दोनों के दोनों कैथोड के पास जाएगा और डिस्चार्ज होगा, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार देखें तो हाइड्रोजन आयन का पोजीशन नीचे होता है, नीचे होता है ना सोडियम आयन के कंपैरिजन में, तो ये पहले जाकर डिस्चार्ज होगा। बिल्कुल सही बात, यही होने वाला है। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम आयन का ज्यादा तो फिर ये क्यों नहीं हुआ, तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए दोनों के दोनों गया और हाइड्रोजन जाकर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन तो सोडियम आयन का ज्यादा था तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज क्यों हो गया? चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज हाई बट हाइड्रोजन आयन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली देन सोडियम आयन एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है लेकिन हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है सोडियम आयन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी गेन कर लेता है, ठीक ना। ओके, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक चीज पढ़ा भी है। देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो सोडियम जल्दी लूज करेगा, लेकिन गेन जो है करने की बारी आती है तो हाइड्रोजन जो है सोडियम के कंपैरिजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। समझ में आया? ओके। अच्छा, साथ ही साथ सोडियम आपका जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, चीजों को समझिएगा। भले सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है लेकिन डिस्चार्ज आपका हाइड्रोजन आयन होगा। क्यों होगा? कि सोडियम आयन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन्स गेन जो करता है वो जल्दी आसानी से कर लेता है, कौन? हाइड्रोजन आयन। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला पार्ट आपको आई थिंक नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं आएगा। देखिए इसी चीज को आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है, और करके लिखा है, देखिए आपको समझाने के लिए, 2H प्लस। जैसे एक हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो हाइड्रोजन आयन तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और मिलके क्या देगा? H2 देगा। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा था कि मुझे लगता है आप लोग को नहीं दिख रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं एनोड की। एनोड के पास कौन जाता है? अनायन जाता है। तो अनायन आपको दो दिख रहा होगा, ये क्लोराइड आयन और हाइड्रोजिल आयन दिख रहा होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजिल आयन का पोजीशन लोअर होता है, तो बिल्कुल यही जाना चाहिए ना। तो चलिए देखिए आपका ये क्यों नहीं गया, ये क्यों गया, देखिए समझिएगा। यहाँ पर क्लोराइड आयन जाएगा। क्लोराइड आयन क्यों गया? देखिए हाइड्रोजिल आयन का पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है ना, जाना तो ये चाहिए लेकिन ये नहीं गया। क्यों? देखिए क्योंकि क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाइड्रोजिल आयन के कंपैरिजन में ज्यादा है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोराइड आयन जो है वो पहले डिस्चार्ज होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया ना यहाँ पर देखिए आ गया कॉन्सेंट्रेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन कम था हाइड्रोजन आयन का, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, है ना। तो ये आपका पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, सर ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार तो ये जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे ना तो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, फिर ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है सोडियम आयन के कंपैरिजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? क्लोराइड आयन का हो गया, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दोनों लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो टेंडेंसी है क्लोराइड आयन पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा ना, समझ रहे ना।
ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये मैंने बात किया कॉन्क NaCl की। अब बात करेंगे डाइल्यूट NaCl की। तो शुरू में जो आयनिक इक्वेशन लिखेंगे आप यही लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड देगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और जो वाटर है वो देगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजिल आयन। ये चीज वापस यहाँ लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि ये चीज रिपीट हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप भी छोड़ दीजिएगा तब दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो कैथोड की बात करते हैं। सबसे पहले कैथोड पे देखिए, फिर से आपका कटायंस कैथोड पे जाएगा, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ये दोनों के दोनों कटायन है, यही जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे, ये क्या है, डाइल्यूट NaCl है। डाइल्यूट NaCl है तो हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन के कंपैरिजन किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इस बार हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो देखिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, साथ ही साथ जो है आपका इसका पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे भी होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों केस में ये आगे निकल गया हाइड्रोजन आयन, इसलिए आपका यहाँ पर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ही बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अब एनोड की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजिल आयन जो बनेगा, हाइड्रोजिल आयन, ये हाइड्रोजिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि डाइल्यूट NaCl है ना, तो जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, आपका सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी वाटर में आपका जो हाइड्रोजिल आयन बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार हम बात करेंगे, तो हाइड्रोजिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखिए आपका क्या है, क्लोराइड आयन के कंपेरिजन में ज्यादा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका पोजीशन भी लोअर होता है। इसमें देखिए यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन आयन जाना चाहिए था, बट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इसका कम था, तो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये जाकर डिस्चार्ज हुआ नोड पर। यहाँ पर हाइड्रोजिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्लोराइड आयन के कंपेरिजन में, तो जाकर डिस्चार्ज कौन होगा, हाइड्रोजिल आयन होगा। तो एक हाइड्रोजिल आयन जब डिस्चार्ज हुआ तो OH बनाया, दूसरा OH के साथ मिलकर के H2O+O बनाएगा, और फिर एक O दूसरे O के साथ मिलकर के ऑक्सीजन गैस बनाएगा। समझ में आया? तो एनोड पे प्रोडक्ट मिला कौन सा, ऑक्सीजन, और कैथोड पे प्रोडक्ट मिला हमको हाइड्रोजन, जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। समझ रहे हैं ना? ओके, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में। समझ में आया? ओके, तो सेकंड फैक्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। हमने यही याद रखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में आपका किसी पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो जो पर्टिकुलर आयन है वही जाके डिस्चार्ज सबसे पहले होगा उन आयंस के कंपैरिजन में जिसका पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, लोअर है। समझ में आ गया? लेकिन आपको यहाँ पर एक जगह एक्सेप्शन मिल गया। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन यही मिला, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा था, तो पहले डिस्चार्ज ये होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हुआ। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भले कम है, बट ये ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम के कंपेरिजन में सोडियम आपका ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी गेन भी कर लेता है। ठीक है ना, भले इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है। ठीक है ना, लेकिन बाकी वाले में कॉन्सेंट्रेशन ही लग रहा है, क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इस वजह से आपने क्या देखा, ये पहले डिस्चार्ज हो गया। क्लियर हो गया? इसमें देखिए, इसमें दोनों में कॉन्सेंट्रेशन ही आया है। इस वाले केस में कैथोड पे जाके हाइड्रोजन डिस्चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का ज्यादा हो गया, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस बार कम था। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन फिर से ज्यादा हो गया, किसके कंपेरिजन में, क्लोराइड आयन के कंपेरिजन में। तो इस वाले में तो दोनों केस में कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा था वही जाकर डिस्चार्ज हुआ है। इस वाले में कॉन्सेंट्रेशन आपका सेकंड एनोड वाला में तो ठीक था, कैथोड वाला में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, लेकिन ये डिस्चार्ज ना होकर के हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हुआ। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कॉन्क NaCl में आपका Na+ डिस्चार्ज नहीं होता है, H+ डिस्चार्ज होता है। क्यों होता है, या मैंने आपको सारा कुछ लिख दिया। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए समझ करके। ओके, हम लोग जो सेकंड फैक्टर पढ़ रहे थे उसमें एक एग्जांपल और इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि इस बार हम लोग डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। इट मींस आपका जो हाई वाटर है ना, वाटर में जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजिल आयन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक ना, क्योंकि डाइल्यूट है तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो इसके जो आयंस इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो हाइड्रोजन आयन से नीचे कॉपर आयन है, तो पहले तो आपका कॉपर आयन डिस्चार्ज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कॉपर आयन डिस्चार्ज होना चाहिए। कंसंट्रेशन की ज्यादा बात करें तो कंसंट्रेशन तो इस बार हाइड्रोजन आयन का ज्यादा है, तो फिर कॉपर आयन क्यों डिस्चार्ज हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार तो ये तो टॉप कर गया, लेकिन अगर कंसंट्रेशन की बात करिए तो टॉप नहीं किया, बट फिर भी यही डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों,
जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का वो हाई है, ठीक है। हाई इसलिए हुआ क्योंकि ये डाइल्यूट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन जो कॉपर आयन है वो हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा आसानी से ले सकता है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा था ना, सोडियम आयन जो कॉन्क NaCl था उसमें सोडियम आयन और आपका हाइड्रोजन आयन, उसमें हमने क्या देखा था कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, बट फिर भी हाइड्रोजन आयन जो था वो डाके डिस्चार्ज हो गया। वहां पे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन जो है वो सोडियम आयन के कंपैरिजन में आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक ना। और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव भी था हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो उसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन्स गेन आसानी से करेगा वो कॉपर आसानी से गेन कर लेगा, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका पोजीशन भी नीचे है, ठीक ना। अच्छा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि सर ये हमको कंफ्यूजन कोई बात नहीं है। आपको केमिस्ट्री में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपको केमिस्ट्री में कभी भी एकदम दिमाग में बैठाना ही नहीं एकदम सेम रूल हर बार फॉलो होगा, नहीं। आप हर बार देखते हो ना केमिस्ट्री में कभी भी केमिकल रिएक्शन का कोई ट्रिक नहीं बन पाता है। सिंपल से रीजन है कि जब आप कॉन्क लेते हो तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है, डाइल्यूट लेते हो तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है। टेम्परेचर आपने कम किया तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, टेम्परेचर ज्यादा किया तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। आप कैटलिस्ट यूज नहीं करो तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, कैटलिस्ट यूज करो तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। समझ रहे हो? इसलिए कभी भी ट्रिक नहीं बन पाता है। तो केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन भी बहुत ज्यादा मिलने वाला, रूल्स बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको नॉलेज बढ़ाना है तो चीजों को थोड़ा एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, वरना नॉलेज आपका कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एनोड की। तो एनोड में देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, फिर से देखिए तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। हाँ, तो यहाँ पर ये तो टॉप कर गया, हाइड्रोजन इसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है और जो पोजीशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लोअर भी पोजीशन है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सल्फेट आयन के कंपैरिजन इसका पोजीशन लोअर है। आप देख लीजिए हाइड्रोजन आयन नीचे है, सल्फेट आयन टॉप पर है। किसका पोजीशन किसका नीचे है? हाइड्रोजन आयन का पोजीशन नीचे है। क्लियर हो गया? तो कौन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन आयन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और डिस्चार्ज भी पहले हो गया। यहाँ पर आपका कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन में कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का ज्यादा था, बट डिस्चार्ज कौन हुआ? कॉपर आयन हुआ, है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन फेल, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फॉलो हो गया ना। समझ में आ गया? जब हम लोग डाइल्यूट NaCl की बात किए थे वहां पर सारा जगह कॉन्सेंट्रेशन ही लगा था। समझ में आ गया? चलिए अब हम आते हैं एक आखिरी फैक्टर की जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, इलेक्ट्रोड नेचर कैसा है, क्या इलेक्ट्रोड एक्टिव नेचर का है या फिर इलेक्ट्रोड इनर्ट है, ठीक ना। तो देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड को मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके समझाया है, तो चीजों को समझिए। अगर आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट होगा, यानी कि इनर्ट का मतलब क्या, यानी कि आपका इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं ग्रेफाइट और हम प्लैटिनम लेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन यहाँ पर ये इनर्ट नेचर का होगा, ठीक ना। और अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो कॉपर होगा, निकल होगा, सिल्वर होगा, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर एनोड और कैथोड किसको बनाएंगे। देखिए वो डिपेंड करता है आपने इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या लिया। आपका एनोड कैथोड दोनों जो है ग्रेफाइट का बनाया जा सकता है, कॉपर का भी बनाया जा सकता है एनोड कैथोड। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका इलेक्ट्रोड नेचर कैसा, इनर्ट है कि एक्टिव है। तो ये मैंने आपको समझा दी, एग्जाम्पल आपको क्लियर रखना है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड है कि और आप या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड याद रखिएगा। प्लेटिनम और सिल्वर के कंपेरिजन में होगा तो सिल्वर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम एक इनएक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के समय जो आयंस बनते हैं उसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड का, इनर्ट इलेक्ट्रोड का नहीं होता है। उसके बाद जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा आयंस का, ठीक ना। और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन किस इस पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखिएगा कि आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोड में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या होगा? बिल्कुल अलग बनेगा।
ठीक ना। उसके बाद एक एग्जांपल समझते हैं, जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, एक बार हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या होगा, और एक बार हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या होगा। जब हम लोगों ने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जैसे कि प्लेटिनम लिया, तो उस केस में ऑक्सीजन आपका एनोड पर बना है, ठीक ना। और जब हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, उस केस में आपके कैथोड पे कॉपर एटम डिपॉजिट होते जाएगा और एनोड पर जो है कॉपर आयंस जो है वो बनना शुरू, क्योंकि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आज के क्लास में। हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले आपका जो है मैंने जो प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड था, ठीक ना। इसको बताने से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया। मैंने आपको कटायंस का और अनायंस का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स था जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम लोगों ने सिलेक्टिव डिस्चार्ज जिसमें 3 फैक्टर्स देखा। पहले हम लोगों ने पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस देखा, और थर्ड हमने देखा आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। तो एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना बहुत जरूरी था। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, इसी का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। जैसे कि आपका जो है लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का करेंगे, आपका एसिडिफाइड वाटर का करने वाले हैं, ठीक ना। इनका हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, इलेक्ट्रोड क्या होगा, आपका कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका कलर क्या होगा, इन सब बातों को मैं बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा इसी लेक्चर का, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है ना, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए।